Hello everyone, this is Abhishek Singh and we are going to start the revision summary of EMFT Part 4, Electromagnetic Field Theory Part 4. So in this video, we will do Gauss Law. So before starting Gauss Law, we must know what is electric flux. So first of all, let me tell you, we will denote the flux by phi. And in this case we are talking about electric flux, so we can put a subscript E which stands for electric. So I will denote the electric flux by phi E. तो फ्लक्स क्या होता है ये देख लेते हैं. ओके, तो लेट से हमारे पास ये जो डायरेक्शन है ये मैंने बोल दिया एक्स डायरेक्शन है. ठीक है, ये मैंने एग्जैक्ट सीधा नहीं बनाया, ये डायरेक्शन. ओके, ये हमारे पास जो डायरेक्शन है ये एक्स कैप है, मैंने इसे नाम दे दिया. तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है एंड इसी डायरेक्शन में है एक्स कैप. तो आर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज समथिंग ई एक्स कैप. ओके, तो लेट्स से हमारे पास एक स्मॉल एरिया, इनफाइनाइटेसिमल एरिया डी ए है, डी ए. ओके, सो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, एन कैप. इसके डायरेक्शन का नाम है एन कैप, यूनिट वेक्टर, यूनिट एरिया वेक्टर. ओके, तो ये जो यूनिट एरिया वेक्टर है वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है. ठीक है, तो फ्लक्स जो है फाई ई इज डिफाइंड एज फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए. ओके, E dot dA surface integral is defined as electric flux. This is for open surface with small infinitesimal area dA. If the surface is closed, then you can just put a closed symbol here, a closed symbol here. Okay, but in this case we have the open surface, so let me erase this circle. Okay, so for closed मैं यहाँ लिख देता हूँ, for closed क्लोज के लिए हमें क्या करना होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए. ओके, तो ये ओपन सरफेस के लिए हो गया. दिस इज फॉर ओपन सरफेस एंड दिस इज फॉर क्लोज्ड सरफेस. ओके, सो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक जनरल केस. ठीक है, सो इन दिस जनरल केस वी हैव एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स. This means we are in Cartesian coordinate system and we have a sphere which is centered at the origin and we have a charge q at the center. Okay, at the center of this sphere we have a charge q. Okay, so what is the flux of this charge q through this sphere is my question to you guys, and let me show what is the flux. Okay, so let's say its radius vector is r. R is the radius of this sphere and at this point r cap would be in this direction. Okay, so यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्मॉल इन्फिनिटेसिमल एरिया अज्यूम कर सकता हूँ इस पॉइंट पे, इन्फिनिटेसिमल एरिया dA. ओके, सो इस dA से मेरे पास कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया, फाई E इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA. ठीक है, ये बात हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज दिस. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय r स्क्वायर टाइम्स r कैप. ओके, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा. जो स्मॉल एरिया वेक्टर dA वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल एरिया वेक्टर dA. सो स्मॉल एरिया वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d phi is our small infinitesimal area vector with direction r cap. ओके, सो अब हम इस पे पुट करके देखते हैं कि क्या वैल्यूज हमें मिल सकती है. सो हमारा जो फाई ई है
वो हमें मिल जाएगा क्लोज लाइन इंटीग्रल, सॉरी क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। अब अगर ई डॉट डी ए करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर टाइम्स आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, और हम कर सकते हैं यहाँ r डॉट r, दोनों ही r कैप है। सो दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट आपस में 1 होता है, सो ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी। इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये हमारे पास बचेगा q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास डबल इंटीग्रल बच जाएगा साइन थीटा। ओके, सो हमारे पास बच जाएगा साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। इसे इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू पाई एंड 0 टू 2 पाई। ये इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिल जाएगा 2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू आ जाती है 2 4 पाई, वो 4 पाई इस 4 पाई को कैंसिल कर देगा और हमें बच जाएगा 2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आवर फ्लक्स पाई ई फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। ओके, दिस इज फॉर क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। ओके, सो क्लोज सरफेस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहता है कि कितना चार्ज एनक्लोज्ड है विद इन दैट सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस क्यू इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दैट सरफेस। ओके, तो इसे बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ। ओके, ये जो हमारे पास फॉर्म है मैं इसे नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। नेक्स्ट पेज में मैं लिख सकता हूँ जो हमारे पास फाई ई है इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो ये जो है इसे हम बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ओके, IFGL, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। इसमें इंटीग्रल इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस एंड सिमेट्री को यूज करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसे एक रिड्यूस करने जा रहा हूँ दूसरे फॉर्म में। हम लोगों को डाइवर्जेंस थ्योरम से पता है कि क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर डी टाउ। दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। मैंने इस पर्टिकुलर चीज को ऐसे लिखा है यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। दिस कैन बी रिटन एज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q। q कैन आल्सो बी रिटन एज वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी टाउ। ओके, अब दोनों इस इक्वेशन में लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में मैं अगर इंटीग्रेंट्स को कंपेयर करता हूं तो मैं लिख सकता हूं डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। del dot E is equal to rho divided by epsilon naught। ओके, इसे हम बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ओके, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ये पर्टिकुलर था हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, एंड ये जो हमने सेकेंड टाइम निकाला है इसी को थोड़ा सा चेंजेस करके ये है हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट केसेस में यूज किए जाते हैं टू सॉल्व द सिमेट्रिक प्रॉब्लम्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। एंड इसी पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और IIT JAM एग्जाम में भी लगभग हर साल पूछा जाता है एक ना एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन गॉस लॉ। ठीक है, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन जो एक जनरल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि जो फ्लक्स है वो डिफाइन होता है कि एक कंप्लीट क्लोज्ड बॉडी से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, वो होता है Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप मुझे बताइए इस कंप्लीट स्फीयर से फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा। टोटल चार्ज दैट इज Q इज इनसाइड। ओके, Q चार्ज इज situated inside this cube डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हो गया हमारे पास फ्लक्स थ्रू द कंप्लीट क्यूब। ओके, अब मैं पूछता हूं फ्लक्स अक्रॉस द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन आप देख सकते हैं, इससे कितना फ्लक्स जा रहा है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आपको सिमेट्री का यूज करना है, ठीक है। सिमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपके बहुत से क्वेश्चंस सॉल्व करना आसान हो जाता है, और फिजिक्स में आपका इमेजिनेशन, सिमेट्री, ये चीजें बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझे। एक क्यूब जो है उसमें 6 हमारे पास साइड्स होते हैं, और हमें एक पर्टिकुलर साइड से पूछा है कि कितना फ्लक्स जा रहा है, एंड चार्ज इज इनसाइड द क्यूब। ओके, चार्ज इज इनसाइड द क्यूब इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, because if the charge is not inside the cube, then the flux may be zero through that cube. Okay, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/6 of q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। 1/6 का फैक्टर क्यों आया है, आई थिंक आप सभी लोग समझ रहे होंगे, बिकॉज हमारे पास 6 साइड्स हैं, कंप्लीट 6 साइड से हमें q बाय एप्सिलॉन नॉट मिलता है, तो 1 साइड से we will get 1/6 of q बाय एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब ये नेक्स्ट आपके सामने है, यहाँ पे मैंने Q को का पोजीशन मैंने चेंज कर दिया है, तो अब हमें देखना है कि ये शेडेड रीजन से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको इसे डिफरेंट फॉर्म में देखना होगा, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म मैंने आपके सामने बना दिया है। एक्चुअली ये जो क्यूब है ना, लेफ्ट में ये जो मैंने क्यूब दिखाया है, ये क्यूब एक बड़े क्यूब का 1/8 पार्ट है। यही क्यूब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये जो क्यूब है, फर्स्ट क्यूब जो बाहर की तरफ आपकी स्क्रीन से दिख रहा होगा आपको, राइट साइड टॉप में फर्स्ट क्यूब। इस क्यूब के यहाँ पे सेंटर में कॉर्नर पे चार्ज हमारे पास क्यूब रखा है, जैसे कि यहाँ पे रखा था कॉर्नर में, ये सेम क्यूब है हमारे पास। तो अब आप बताइए कि यहाँ जो ये शेडेड रीजन था, ये शेडेड रीजन इस क्यूब का ये पार्ट है, ओनली दिस पार्ट। ओके, तो अब बताइए कि इस शेडेड रीजन से कितना फ्लक्स पास होगा। पहली बात आप लोग मुझे ये बताइए कि इस कंप्लीट फेज से, जिसे मैं डिफरेंट मार्कर से शो कर देता हूँ, ये जो कंप्लीट फेज है जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, इस कंप्लीट फेज से हमारा फ्लक्स कितना पास होगा। हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में सॉल्व किया, इससे हमारा फ्लक्स φ1 पास होगा Q डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये एक साइड है आउट ऑफ 6 साइड्स। ओके, उसमें भी ये पर्टिकुलर एक जो पार्ट है 1/4 पार्ट, इससे कितना फ्लक्स पास होगा, ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमारा जो फाइनल आंसर है फ्लक्स, वो हो जाएगा 1/4 ऑफ 1/6 ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा Q डिवाइड बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास फ्लक्स है जो इस पर्टिकुलर गिवन शेडेड रीजन से पास होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करते हुए चीजों को सॉल्व करना है, और अच्छे से आप लोग इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का जो इंटीग्रल फॉर्म हम लोगों ने देखा, इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन हम लोग 3 तरह की सिमेट्री में देखेंगे। पहली सिमेट्री है स्फेरिकल सिमेट्री, दूसरी सिमेट्री हमारे पास होगी सिलेंड्रिकल सिमेट्री, एंड थर्ड सिमेट्री विल बी द प्लेनर सिमेट्री। ओके ओके, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग अभी स्फेरिकल सिमेट्री को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्फेरिकल सिमेट्री में मैं आपको बता दूं, ओके, सो स्फेरिकल सिमेट्री के लिए मैंने एक स्फेयर आपके सामने बना दिया है। ओके, तो मैं इसमें आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पास, ओके, सो ये स्फेयर है जिसका रेडियस हमें गिवन है टू बी इक्वल टू कैपिटल आर। ओके, इसका रेडियस कैपिटल आर हमें गिवन है। फिर टोटल चार्ज Q जो है वो यूनिफॉर्मली इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, सो दिस इज अ सॉलिड स्फेयर जिसमें Q चार्ज इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम इसका रो यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आ जाएगा टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास रो आ गया जो कि कांस्टेंट है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, तो इसके दो केस हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर आर लेस देन आर, दैट इज आर लेस देन आर। कि पहला केस होने जाएगा, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, एंड बाद में हम लोग एक केस इसके जस्ट बाद सॉल्व करेंगे फॉर आर ग्रेटर देन आर। द फर्स्ट केस is called as for inside points, and the later case is called as the outside points. Okay,
तो इनसाइड पॉइंट्स को देखते हैं पहले। इनसाइड पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ और मुझे गॉस लॉ लगाना है तो मुझे सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस जो है बनाना होगा। तो मैं गॉसियन सरफेस आपके सामने बना देता हूँ। ओके, सो इनसाइड की बात कर रहे हैं तो हमारा गॉसियन सरफेस इनसाइड होना चाहिए। ओके, तो ये मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया। ओके, इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कुछ स्मॉल आर है, ठीक, which is less than capital R as you can see from the diagram itself. Okay, so हमारे पास गॉस लॉ होता है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए is equal to Q divided by epsilon naught. Q enclosed in that Gaussian surface divided by epsilon naught. तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे मैं स्फेरिकल सिमेट्री के लिए एक बार सॉल्व करके रख सकता हूँ, फिर मैं सभी क्वेश्चंस में उसी को यूज करूंगा। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए मैं E वेक्टर को लिख सकता हूँ सम मैग्नीट्यूड ऑफ E टाइम्स आर कैप। ओके, एंड मैं हमारे डी ए वेक्टर को लिख सकता हूँ आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, एंड इसका डायरेक्शन भी हमें पता है आर कैप ही होगा। ठीक है, सो ई डॉट डी ए आप यहाँ से देख सकते हैं क्या बनेगा। तो ये जो हमारे पास क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए है, इसे मैं लिख सकता हूँ क्लोज सरफेस इंटीग्रल। आप देखेंगे ई डॉट डी ए करने पे मेरे पास आ जाएगा मॉड ई टाइम्स आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा डी फाई को मैं अगर इंटीग्रेट करता हूँ फॉर अ गिवन कंप्लीट स्फेयर, तो मुझे 4 पाई का एक फैक्टर मिल जाएगा और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर टाइम्स मॉड ई। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा LHS है गॉस लॉ के इंटीग्रल फॉर्म का, उसे मैं स्फेरिकल सिमेट्री के लिए हमेशा इस क्वांटिटी के इक्वल लिख सकता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब RHS देखें, RHS में हमें देखना है Q एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस स्मॉल r रेडियस के स्फीयर में कितना चार्ज एनक्लोज हुआ है हमें ये देखना है। ओके, सो हमारे पास LHS तो मैंने कहा कि स्फेरिकल में हमेशा मैं यूज करूंगा यही चीज, और RHS में हमें लिखना है Q एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट को मैं 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट रहने देता हूँ। Q enclosed को मैं लिख सकता हूँ rho times d tau. Okay, so this quantity can be written as rho is a constant uniform density है divided by epsilon naught integral of d tau. d tau का इंटीग्रेशन जो हमारे पास आ जाएगा 4/3 pi r cube. ओके, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं हमारा जो LHS का 4 पाई है वो इस 4 पाई को कैंसिल कर देगा, एंड हमारे पास मिल जाएगा मॉड E टाइम्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो आर क्यूब डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो आर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड r मस्ट बी लेस देन मस्ट बी लेस देन कैपिटल R। ये उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है। अब मैं दूसरा केस जो मैंने आप लोगों से कहा था आउटसाइड, उसके लिए सॉल्व करना करके दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा अगेन हमारे पास स्फीयर विद रेडियस कैपिटल R। अब मुझे गॉस लॉ बाहर बनाना है बिकॉज मुझे r स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R केस के लिए सॉल्व करना है। मैंने एक गॉस लॉ जो है ये मैंने गॉसियन सरफेस बाहर बना दिया और केस है हमारा स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R एंड दिस इज small r. As you can see from the diagram, it is greater than capital R. Okay, so अब मैं यहाँ पे गॉसियन लॉ लगाऊंगा तो मैं लिख सकता हूँ मॉड E टाइम्स 4 पाई r स्क्वायर। LHS ऐसा ही रहेगा हमेशा सिमेट्रिकल सिस्टम में ऑफ स्फेरिकल पोलर सिमेट्री। जो हमारे पास RHS है वो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल रो डी टाउ डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है रो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे डी टाउ का इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल R होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 3
पाई आर क्यूब। ओके, और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा रो है वो इक्वल होता है क्यू डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 3। रो टाइम्स 4 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू क्यू। हम यहाँ से लिख सकते हैं हमारा ई जो है वो इक्वल आ जाएगा क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड अ गिवन स्फीयर फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू, और ठीक है, एंड दिस इज वैलिड फॉर आर ग्रेटर देन आर। एंड आप लोग देख सकते हैं कि अब मैं एक ग्राफ अगर बनाता हूँ, लेट से मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस हमारा आर। आप लोग देख सकते हैं इसके पहले वाले केस में फॉर आर लेस देन आर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोपोर्शनल बना देता हूँ फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। लेट से दिस इज कैपिटल आर। आफ्टर कैपिटल आर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कुछ हमें अगेन ऐसा कुछ ग्राफ मिल जाएगा। ओके, ये अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है मैं दोबारा बना देता हूँ। ओके, सो इस तरीके से ग्राफ जो है हमारा पहले लीनियरली इंक्रीज करेगा अप टू कैपिटल आर, उसके बाद हमारा जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा बाय 1 बाय आर स्क्वायर। ओके, सो एक क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड इन जैम 2018। जैम 2018 का क्वेश्चन है, 2018 जैम। क्वेश्चन में क्या पूछा है, गिवन है स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो आर इज के आर स्क्वायर फॉर आर लेस देन आर एंड 0 फॉर आर ग्रेटर देन आर, के बीइंग अ कांस्टेंट। द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन आर इज, आर लेस देन आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हमसे पूछा है। यहाँ पे जो रो है ये हमें कांस्टेंट नहीं देके फंक्शन ऑफ आर गिवन है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग जानते हैं कि हमें एलएचएस को लिखना होता है मॉड ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और आरएचएस के लिए हम लिखते हैं इंटीग्रल रो डी टाउ divided by epsilon naught. Actually, it was q by epsilon naught, but we can write the q as rho d tau integral divided by epsilon naught. So we can write 1 over epsilon naught integral, and in that integral we will have three integrations: 1 for theta from 0 to pi, 1 for phi from 0 to 2 pi, and 1 for r from 0 to some small r. Because in this question we are asked to find the electric field for r less than r as shown in the question. Okay, times rho d tau. Rho is kr square and d tau is r square. Erase this first. D tau is r square dr sin theta d theta d phi, and we know the integral of sin theta d theta d phi for limits from 0 to pi and 0 to 2 pi for theta and phi respectively is 4 pi. हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के r टू द पावर 4 into 4 pi dr. ओके, सो इस क्वांटिटी को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। k की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिक लगाना है। ये इंटीग्रेशन तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, r टू द पावर 4 का इंटीग्रल dr के साथ r रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाय 5 होता है, ठीक है। बट ये जो k है ऐसा ऑप्शन में कहीं भी आपको k नहीं गिवन है। देखिए ABCD किसी भी ऑप्शन में आपको k नहीं गिवन है, तो आपको k की फॉर्म में आंसर को नहीं छोड़ना, आपको k भी कैलकुलेट करना है। k आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको दे रखा है टोटल चार्ज इज इक्वल टू q। तो टोटल चार्ज जो है
वो आप देख सकते हैं q मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो डी टाउ, एंड रो इज k r स्क्वायर, डी टाउ इज r स्क्वायर इंटू 4 पाई डी आर। मैंने डायरेक्टली 4 पाई डी आर लिख दिया बिकॉज 4 पाई इज इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी फाई और द एंटायर लिमिट्स ऑफ थीटा एंड फाई। ओके, सो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हमें मिल जाएगा k इंटू 4 पाई आर स्क्वायर का इंटीग्रल इज r रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू q। यहाँ से आप लोग k कैलकुलेट कर सकते हैं। उस k की वैल्यू को आप लोग इस प्रीवियस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ट्रिक यहाँ पे क्या था, ट्रिक यही था कि आपको k का वैल्यू फाइंड करने के लिए कंसेप्ट लगाना है कि टोटल चार्ज q गिवन है। सो गिवन रो का इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू कैपिटल R मस्ट बी इक्वल टू दैट गिवन चार्ज q। इस कंडीशन का यूज करते हुए आप लोग यहाँ से k की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। इनमें से क्या ऑप्शन आता है वो आप लोग देख के मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। So dear students, if you are new to Eduncle, you can subscribe to Eduncle, and you can also join the Eduncle's mobile application where more than 250 tutors will be answering your doubts. Thank you.